नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से एक मामले पर घर खरीदार खुश हैं तो वहीं दूसरे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहला मामला है आईबीबीआई में हुए संशोधनों का, जिनसे उन घर खरीदारों को राहत मिली है जो अपने मकान का कब्जा पा चुके हैं, क्योंकि नए नियम के मुताबिक अब अगर कोई बिल्डर परिसमापन प्रक्रिया में यानी लिक्विडेशन में आता है तो उन प्रोजेक्ट को बाहर रखा जाएगा जिनमें ग्राहकों को कब्जा दिया जा चुका है। दूसरा मामला है ईडीसी यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में टीडीएस का, क्योंकि यहां दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडीसी पर टीडीएस को जारी रखा है। उसका बोझ बढ़ता दिख रहा है उन घर खरीदारों पर जो अभी घर खरीद चुके हैं, पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट करने वाले हैं। दोनों ही मुद्दों पर आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं आईबीबीआई में हुए संशोधन का। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनसे समझेंगे। और सबसे पहले उनका मैं आपसे तारुफ कराई देता हूं। मेरे साथ हैं वेंकट राव, फाउंडर इंटीग्राट। अभय उपाध्याय हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट एफपीसी और सदस्य हैं सीई रेरा के। और हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। सर, बहुत स्वागत है आपका, अभय जी, रवि जी और वेंकट राव साहब। सबसे पहले वेंकट राव साहब, आपके पास ही आऊँगा मैं और आपसे सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि आखिर आईबीबीआई के नए संशोधन से घर खरीदारों को कितनी बड़ी राहत है। हालांकि 12 संशोधन हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी राहत तो यही है कि कब्जा पा चुके घर खरीदार कम से कम क्रिप में सुरक्षित हैं। ये एक बार जरा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, ये संशोधन जो है प्राइमरीली आप देखेंगे जो श्री अमिताभ कांत जी के रिपोर्ट था, जो स्टक प्रोजेक्ट्स को चलते हुए और जो खरीदार जो फंसे हुए थे, चाहे आईबीबी के प्रोसेस के जरिए या अदरवाइज भी फंसे हुए थे, उसमें एक सुझाव दिए गए थे। 4-5 मुद्दे ऐसे थे जिनमें उन्होंने खास करके आईबीबी प्रोसेस को लेकर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो अमेंडमेंट्स होना चाहिए या जो बदलाव लाना चाहिए उनके बारे में जिक्र की थी। उन 5 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो पोसेशन जिनमें ऑफर कर दिया हो, जो कॉर्पोरेट डेटर जो क्रिप में आ जा चुका है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा चुका है और उसके चलते हुए या कि पहले उसने अगर मान लीजिए कोई पोसेशन यूनिट्स का दे दिया हो और जिनमें अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ हो, लेकिन और इन बिटवीन अगर मान लीजिए वो क्रिप में चला गया, तो एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्योंकि एक बार क्रिप में आ जाता है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास ये पावर्स नहीं थी, टेक्निकली नहीं थी, इन द सेंस कि ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं था। ऑफ कोर्स कोर्ट्स डायरेक्ट कर रही थी कि ओनरशिप या पोसेशन ऑनगोइंग प्रोसेस के थ्रू आप दे दीजिए, लेकिन उसका कोई मैं कहूं कि क्लैरिटी एक्ट में या रेगुलेशंस में हो, ऐसा नहीं था। इस वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी और कहीं आगे चल के अगर क्रिप नहीं सक्सेसफुल रहता है तो वो लिक्विडेशन में जाता है, तो जिन सीडी कॉर्पोरेट डेटर्स के जो अलॉटीज है, जिनको ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है, कहीं वो भी अपना कहीं गवा न दे, क्योंकि समय क्या रहता था, पैसे दे के पोजीशन लेके रजिस्ट्री में कहीं समय रहता था। तो उसको चलते हुए एक मेजर सुझाव ये था, जहां तक एटलीस्ट जहां का पोजीशन हो वो लिक्विडेशन एसेट में, यानी कि जब अगर बात नहीं बनती है, लिक्विडेशन एसेट का पार्ट ना बने। ये नवंबर के करीब सुझाव आया था। वो आज इंप्लीमेंटेशन के जरिए एक मैं कहूंगा अलॉटीज को एटलीस्ट ओनरशिप की बात तो नहीं, कम से कम उनका एसेट लिक्विडेशन में नहीं जाएगा। और वो ये अहम बात कही सर आपने कि कम से कम उनका एसेट लिक्विडेशन में नहीं जाएगा, उनको दिक्कतें नहीं होंगी, कम से कम सुरक्षित हैं वो, जो अभी तक नहीं थे। अभय सर, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा सर कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें अब मूर्त रूप लेती हुई दिख रही हैं। इससे पहले योगी सरकार ने एनसीआर में जिन प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था उस पर राहत दी थी। आईबीबीआई में सुधार की बात भी कही गई थी, रिपोर्ट में उस पर भी अमल दिख रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? दीपक जी, पहली बात तो ये कि जो कमिटी में जो रिकमेंडेशन दी थी आईबीबीआई को लेकर के, जितना तक मुझे याद आ रहा है, मैं भी उस कमिटी में अपीयर किया था, 2 मेजर सुझाव थे। पहले तो ये थे कि जो प्रोजेक्ट है, केवल अगर एक बिल्डर के एक कंपनी में 5 प्रोजेक्ट हैं और केवल एक ही में लोगों ने एनसीएलटी को अप्रोच किया है, तो केवल वही प्रोजेक्ट को लिया जाना चाहिए, न कि पूरी कंपनी में सारे प्रोजेक्ट को लिया जाना चाहिए। एक तो ये बात कही गई थी, और दूसरी बात कही गई थी कि जो पोजीशन दे दिए गए हैं उनको कम से कम लिक्विडेशन के प्रोसेस में न माना जाए। और जितना मैं पढ़ा इसको, ये दोनों बातों को आईबीआई में के अमेंडमेंट जो आई है इसमें माना गया है। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट
ऐसा मेरे को भी लगता है कि इससे होम बायर्स को एक बार रिलीफ तो मिलती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अमेंडमेंट आने के पहले, चूंकि अमिताभ कांत कमेटी में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था और केवल कुछ लोगों के बेसिस पे ये पूरा का पूरा प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा और अगर कंसल्टेशन प्रोसेस किया गया होता तो बेटर होता। कि जब कोई फैसला लिया जाए तो 360 डिग्री उसके रिपरकशन को समझ लिया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली नियम क्या नियत से ये सजेशन दिया गया था? सजेशन इसलिए दिया गया था कि जो प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में जा रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराया जाए, इसलिए नहीं कि वो लिक्विडेट होकर के और लोगों को हेयर कट लेके 20% पैसे बाद में मिले, इसलिए नहीं दिया गया था। तो पहली तो ये। दूसरा दीपक जी, मेरा जो इसमें सवाल है कि पोजीशन जिसको मिल गया उसको आप कह रहे हैं कि इस लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर रखो। मेरे को ये लगता है कि जिसको अलॉटमेंट मिला है उसके लिए भी उससे पूछा जाना चाहिए था कि वेदर ही वुड लाइक टू कीप द अलॉटमेंट, वो अपना अलॉटमेंट को रखना चाहेंगे या वो भी लिक्विडेशन के पार्ट होना चाहेंगे। क्योंकि अगर मेरे को मतलब एक तरह से उनको विकल्प दिया जाए। हाँ, विकल्प दिया जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने अहम बात कही कि कम से कम उनके पास विकल्प हो, सीधी तौर पर लिक्विडेशन में डाल भी ना दिया जाए और सीधी तौर पर हटा भी ना दिया जाए। जो बायर है कम से कम उससे एक बार पूछा जरूर जाए। रवि सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि कोई भी घर खरीदार नहीं चाहता है कि उसका घर या बिल्डर इंसॉल्वेंसी में जाए, उसके प्रोजेक्ट किसी दिक्कत में जाए। तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हम जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं वो इंसॉल्वेंसी में जाएगा या नहीं जाएगा? कैसे पता चले पहले से? सबसे पहले आप ये समझिए कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि एक होम बायर ने जिस दिन अपना पहला पेमेंट कर दिया, फर्स्ट राइट होम बायर का होना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिल्डर हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन लोगों ने बिजनेस किया है। एक होम बायर ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई डाला है और वो बिजनेस करने नहीं गया है। तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार फर्स्ट राइट तो ऐसे भी आपके बायर का बनता है। दूसरा जो आपका सवाल है कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि ऐसे डिफॉल्ट हो ही नहीं जहां लिक्विडेशन में जाने की जरूरत पड़े। देखिए, सबसे पहले आपको पूरे रियल एस्टेट के इकोसिस्टम को और फाइनेंशियल मॉडलिंग को समझना होगा। आज एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और अपने पहले लॉन्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है इतना परसेंट मेरा इंटरनल एक्रूवल है, इतना परसेंट डेट फाइनेंसिंग है और इतना परसेंट हम बायर के रिसीवेबल्स हैं। ये एक एजम्पशन पे चलता है कि हमें इतना इतना पैसा यहां से आएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि उसके कैलकुलेशन में कहीं एक गलती हो गई, उसको डेट फाइनेंसिंग नहीं हुई या उसके प्रोजेक्ट अच्छे टाइम से सेल नहीं हो पाए, तो वो प्रोजेक्ट स्टकअप हो जाता है। तो आप ये सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग को देखने के लिए जो भी एजेंसीज हैं, चाहे वो रेरा हो चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, ये जब आपको अप्रूवल देती हैं तो क्या ये आपसे आपके फाइनेंशियल बैंडविड्थ का कोई क्रॉस चेक करते हैं? और यहीं पे आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा कि वो कंट्री जहां ऐसे डिफॉल्ट्स नहीं हो रहे हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने दुबई के रेरा के डायरेक्टर से इस बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। मैंने उनसे समझना चाहा था कि वहां पे ऐसे डिफॉल्ट क्यों नहीं होते। अगर दुबई में एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके ये कहता है कि 20-80 स्कीम है, आप 20% अपफ्रंट पेमेंट करें और 80% रेस्ट ऑन पोजीशन करें, रेरा इमीडिएटली उसे समन करके ये पूछता है कि आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, और अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग है तो आप इमीडिएटली उसको एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालें। आप एक एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। और यही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन में जाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, एक बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, एक तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है, एक चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, कोई भी किसी एजम्पशन पे एक लैंड पार्सल लेकर बैठा है और वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। उसके बाद ये सारी कवायद शुरू होती है। तो मेरा मानना है कि जब क्राइम हो चुका हो उसके प्रिवेंशन की तरफ देखिए। क्राइम हो जाने के बाद ये मत सोचिए कि अब हम किसको सजा दें और किसको बचाएं। ये अहम बात कही आपने कि कोई भी प्रोजेक्ट हो एटलीस्ट इस भरोसे ना हो कि कंज्यूमर का पैसा आएगा तब हम इसको पूरा करेंगे या बैंक से मिलेगा। आप पहले तैयारी कर लीजिए प्रोजेक्ट की, उसके बाद आप उस पर बनाना शुरू करिए, ना कि आप सिर्फ कंज्यूमर के भरोसे रहिए और उसके बाद प्रोजेक्ट फंस जाए तो पूरी तरह से फंसता भी कंज्यूमर है। वेंकट राव साहब, आपसे समझना चाहेंगे सर, आईबीबीआई ने कुल 12 संशोधन किए हैं। 12 संशोधन में जो मुख्य संशोधन आपको लगते हैं जिसका सीधा इंपैक्ट कंज्यूमर पर पड़ रहा है उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करिए सर, कि इससे सीधी तौर पर रियल एस्टेट को या घर खरीदार को किस तरह से राहत मिल रही है। देखिए,
दो बातें इंपॉर्टेंट है जो समझने की प्रोसेस है, क्योंकि उपाध्याय जी कुछ कह रहे थे। तो जो आज फिलहाल लिक्विडेशन एसेट की बात हो रही है, वो तब आती है बात जब आपका क्रिप प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो जाता है। जो एसेट नहीं है, पोजीशन इनमें अलॉटीज के पास है, वो लिक्विडेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा। वो स्टेज है जब आपका क्रिप फेल्यूर हो चुका है। जो अमिताभ कांत जी के रिपोर्ट में मैंने जो कहा था 4-5 जो सजेशंस थे, ये मैं 5वें की बात जो है आपके 12 तारीख को जो अमेंडमेंट आई है, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस में, जो लिक्विडेशन एस्टेट में जो पोसेशन अलॉटीज को मिलता है, वो सुरक्षित किया गया है। बाकी दो जो संशोधन आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, वो क्रिप के प्रोसेस के दौरान आई है। और आज भी जो अमिताभ जी अभी कह रहे थे, उपाध्याय जी जो कह रहे थे कि क्या वो पोजीशन ड्यूरिंग क्रिप प्रोसेस दिया जाए नहीं दिया जाए, उस पर अभी कोई अमेंडमेंट नहीं आया, तो वो अभी पेंडिंग है, वो आना है। वो कैसे आता है, कब आता है, वो समय है। हाँ, आपकी बात जरूर ये है कि बाकी दो अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन की, और आप कहें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सेपरेट बैंक अकाउंट्स की, वो अमेंडमेंट्स आ चुकी है। यस, इस पे जो डिलिब्रेशन की बात कर रहे थे उपाध्याय जी, हो सकता है इसी वजह से उसको होल्ड किया गया हो, वो सब्सिक्वेंटली आना चाहिए। ठीक बात है। अगला सवाल अभय सर आपसे ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ कांत समिति के सुझाव हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या ये प्रोसेस काफ़ी धीमा नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी भी हमने देखा था जब योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एनसीआर में कहा था, अब उसके बाद से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं इसका कोई डाटा किसी के पास नहीं है। ये जो नई उनका एक तरह से समिति का जो नियम है वो लागू किया गया है IBBI में, जाहिर तौर पर उससे बड़े स्तर पर फ़ायदा होगा, लेकिन कितने लोग फंसे हैं, कैसे फ़ायदा होगा, और ये प्रोसेस क्या बहुत ज़्यादा धीमा चलता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? दीपक जी, पहले तो अमिताभ कांत कमेटी जी की सर की जो रिपोर्ट थी, उसमें अगर आप उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो कुछ पॉइंट तो थे जो डायरेक्ट थे कि भाई पोजीशन दे दिया जाए, अगर घर का अगर किसी बिल्डर का डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए पैसा बाकी है तो उस वजह से होम बायर को न प्रताड़ित किया, उसका डिलीवरी न पोजीशन नहीं रोका जाए। कुछ चीजें तो डायरेक्ट थी, चलिए वो तो हमको लगता है 20% था। 80% दारोमदार अगर आप उस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें यह कहा गया कि मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा गया कि रेरा अपने काम में फेल हो रहा है। Correct. मैं उसका निष्कर्ष यही निकाल रहा हूं। अगर आज 7 साल के बाद अमिताभ कांत कमेटी में ये लिखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट रजिस्टर होने चाहिए थे रेरा में, उसको कंपलसरी रजिस्टर करिए आप, ये एक तरह का डायरेक्शन है उसमें। Exactly. और उसके बाद ये कहा गया कि रेरा के अधिकार क्षेत्र जो है वो बढ़ाए जाए, तो ये नहीं कहा गया, कोई अमेंडमेंट की बात नहीं की गई। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि कुल मिला के बात फिर वही रेगुलेटरी अथॉरिटी पर आ जाती है कि 80% काम तो इनको करना है। अगर जो प्रोजेक्ट रजिस्टर होना चाहिए उसको आज तक ये रजिस्टर ही नहीं किए, तो आप बताइए ये कैसे उस प्रोजेक्ट को देखेंगे और कैसे वो प्रोजेक्ट NCLT में या कंज्यूमर कोर्ट में या रेरा में आने से बचेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, अगर आप ठीक से उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे कि इनके दायरे को बढ़ाया जाए, तो दायरा कौन बढ़ाएगा? कोई अमेंडमेंट करने की बात थोड़ी थी, दायरा तो इनको खुद बढ़ाने की बात है ना। अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में फेल कौन हो रहा है? फेल तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो रही है ना। अपने प्रोजेक्ट है, आज तक आपको दीपक जी ये नहीं पता है कि हमारे 2016 में जब से रेरा आया है तब से कितने नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और कितने प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो गए हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं जिसमें कोई कंप्लेन नहीं आई है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि रेरा तो प्रिवेंटिव एक्ट भी था, केवल क्यूरेटिव तो था नहीं। उसमें बहुत सारे आपको पावर दिए गए थे, रजिस्ट्रेशन का था, चेकअप कर सकते थे, आप जाके देख सकते थे। तो आप ये सब डेटा ही नहीं है, आपको किसी को ध्यान ही नहीं है। सारे लोग जो हैं ऐसे सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं जहां पे मेयर रिकमेंडेशन का पावर है आपको। आप कहते हैं कि सिंगल विंडो प्रोजेक्ट, ये तो केवल रिकमेंडेशन का प्रोजेक्ट। रवि सर, इसको बिल्कुल शॉर्ट में समअप करेंगे। एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि एक और राहत है, दूसरी ओर मुश्किल भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में TDS को बरकरार रखा है, जिससे बिल्डरों को एक बड़ा झटका लगा है। इससे आशंका है कि अब जो बड़ी अदायगी है वो बिल्डरों पर बनती दिख रही है। जाहिर तौर पर बिल्डर तो उसका बोझ लेने वाले हैं नहीं, वो घूम फिर कर आएगा तो होम बायर्स के ऊपर ही। नहीं, देखिए, बिल्डर्स को हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में रहने की आदत है। अभी भी जितने भी GST चार्जेस हैं, क्या वो GST चार्जेस बिल्डर अपनी तरफ से दे रहे हैं या वो बायर की जेब से निकल रहा है? पहले भी ये जो चार्जेस हैं वो पहले भी बायर दे रहे थे और अभी भी बायर दे रहे हैं।
अगर आपको जीएसटी कंपोनेंट हटा भी दिया जाता तो क्या बिल्डर वो बेनिफिट बायर को पास ऑन कर रहे थे? जी। मैं एक नहीं ऐसे 50 बिल्डर को जानता हूं जिनका प्रोजेक्ट जैसे ही रेडी टू मूव होता है और जीएसटी कंपोनेंट हटता है उतना वो प्राइस एस्केलेट कर देते हैं। तो बिल्डर के कंप्लेनिंग मोड की तरफ मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा पहलू है कि वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो मैं हमेशा बात करता हूं। देखिए, आज की तारीख में एक बायर के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीदने का इंसेंटिव क्या है? वो अंडर कंस्ट्रक्शन में 8% से लेकर 12% कॉमर्शियल में और यहां 1 से 5% का जो वो जीएसटी देता है रेजिडेंशियल में, उतना रेडी टू मूव में प्राइस एस्केलेट होता है। तो आप बताइए, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन्होंने क्या सोचकर अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी को रखा है? क्या आप बायर को डिस्करेज कर रहे हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में घर नहीं खरीदे? और अगर आप बायर को डिस्करेज कर रहे हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मॉडल क्या है? क्या सारे डेवलपर रेडी टू मूव ऑप्शंस में जाकर घर बेच पाएंगे? क्या बना पाएंगे? ये एक इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट है कि इसको सम अप नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, बिल्डर की ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं और आज भी एक बायर रिसीविंग एंड पे होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे आईबीबीआई में संशोधन की, जाहिर तौर पर एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा कदम है उन घर खरीदारों के लिए जो कब्जा पा चुके हैं। वो कम से कम लिक्विडेशन में उनका प्रोजेक्ट नहीं जाने वाला है। ग्राहक को पहला अधिकार मिले, जो रवि सर कह रहे हैं, जाहिर तौर पर मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो बनता ही ग्राहक के लिए है। वो अपना घर खरीदता है और उसको अधिकार मिलना भी चाहिए। फोकस अटके प्रोजेक्ट पर हो, जिस पर अमिताभ कांत समिति में भी कहा गया है कि होम बायर्स के जो अटके प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा किया जाए, किसी भी तरह से पूरा किया जाए, रेरा की भूमिका बढ़े, और भी चीज़ें उसमें और भी बहुत सारे सुझाव दिए गए, उनको अगर माना जाए तो शायद ये पूरा हो भी जाएगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वेंकट राव साहब, बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी और अभय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इस फैसले का तो स्वागत है, लेकिन आने वाले समय में इसका असर कैसा होगा वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे सर। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे ईडीसी पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईबीबीआई में हुए संशोधनों की, यानी अब कम से कम उन लोगों को राहत मिली है जो लोग अपने प्रोजेक्ट में कब्जा ले चुके हैं। लिक्विडेशन में जाने से अब वो बच जाएंगे। अब बात करते हैं ईडीसी की, यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडीसी पर टीडीएस या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जारी रहेगा, यानी इसका सीधा मतलब है कि घर खरीदने वालों को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। जो लोग इस मामले को समझते हैं वो एक लाइन में समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग अपडेट नहीं हैं उनको विस्तार से कोर्ट का ऑर्डर। तो मामला क्या है और इसका आम घर खरीदार पर क्या असर पड़ेगा, बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट अमित महेश्वरी, जो कि टैक्स पार्टनर हैं एकेएम ग्लोबल में। बहुत स्वागत करेंगे अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि मामले का बैकग्राउंडर क्या है, ईडीसी को लेकर दिक्कत क्या थी और कोर्ट में ये मामला क्यों पहुंचा? जी बिल्कुल। धन्यवाद जी बुलाने के लिए। ये जो ईडीसी और जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो हम बोलते हैं, ये बेसिकली अगर आप कभी भी कोई घर खरीदेंगे तो आपको जब डेवलपर आपको फ्लैट देता है तो उसमें एक ईडीसी करके एक पार्ट होता है जो घर खरीदार को देना पड़ता है। ये बेसिकली क्या होता है जी, जो जितने भी जो डेवलपर होते हैं उनको अपना एक जो लैंड मिल जाता है, उसके आसपास के चारों तरफ की सीवेज रोड्स वोड्स बनाने के लिए वो एक चार्ज देना पड़ता है जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ईडीसी चार्जेस वो होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। और अब जाके दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस पे आपको 194C पे टीडीएस काटना है। एक इसका जो बिल्कुल अहम मुद्दा था वो ये था कि डेवलपरों ने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग जो होता है उसने हमें बोला पैसे देने को, हमारा उसके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम तो ईडीसी चार्जेस किसी और को पे कर रहे हैं, तो मैं उसका टीडीएस क्यों काटूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पैसे दिए हैं, किसी के कहने पे भी दिए हैं, आपने ईडीसी का पैसा दिया है तो आपको टीडीएस काटना चाहिए। ये मेन मुद्दा है। मैं इसकी और बात बता दूंगा आपको, बट ये अहम चीज है कि इस पर टीडीएस कटना था या नहीं कटना था। और अब इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अब इनको पूरा टीडीएस काटना पड़ेगा, पुराना काटना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा।
अमित जी, इसका घर खरीदने वालों पर सीधी तौर पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए जी, एक तो है हो गया जो लोगों ने जो घर खरीद लिए हैं अभी तक, तो ये तो ईडीसी की लड़ाई पुरानी चल रही है। तो वो तो डेवलपरों ने काटा नहीं टीडीएस, अब काटना पड़ेगा पुराना। आयकर विभाग उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। तो वो तो जो होम बायर्स खरीद चुके हैं अब उन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो हो गया वो। पर अब जब अगर किसी डेवलपर के पास 500,000 करोड़ का ये आ जाएगा अमाउंट, तो मेरा कहना है वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा, वो आगे के प्रोजेक्ट में प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उनका तो नुकसान हो गया। ठीक बात है। तो ये चीज बात ध्यान में रखने की है। जो आगे से होगा उसमें ये होगा कि वो सरकार का टीडीएस काटेंगे, हुडा का। तो अगर 100 रुपए देने होते हैं तो उस पे 100 रुपए में वो 2 रुपए काट लेंगे और 98 दे देंगे। तो उससे कोई प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो 100 में से 2 काटे और 98 दे दिया और 2 का एक सर्टिफिकेट दे दिया हुडा को, जो उसका क्रेडिट ले लेगा आगे जाके अपनी इनकम में से। तो ये तरीके से चलेगा ये। तो पर दिक्कत क्या हो गई है कि पहले तो टीडीएस काटा नहीं, अब वो अपनी जेब से भरना पड़ा है, क्योंकि अब हुडा तो वापस करेगा नहीं पैसा। तो ठीक बात उनको है। तो 100 करोड़ चले गया वो अपनी जेब से, और उस पर इंटरेस्ट भी लग गया। जो हाई बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि उसमें पेनल्टी में बोला है कि पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं लगेगी, और ऑफिसर को बोला है और आयकर विभाग को बोला है कि आप पेनल्टी का देख लीजिए कि आपको पेनल्टी लगानी, क्योंकि इनको इनको भाई अलग अलग ओपिनियन मिले थे, इनका अलग व्यू था, तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए हमारे हिसाब से, वो उन्होंने बोल दिया। पर इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से नहीं दे रहे थे, 2017 से नहीं दे रहे थे, उससे पहले से भी नहीं दे रहे थे, तो बहुत मोटा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फाइनल है या फिर अभी इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी जा सकती है? डेवलपर तैयारी कर रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने की? जी, मेरे को लगता है कि यह मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि टैक्स पे के लिए या जो डेवलपर्स थे इनके 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 ने अच्छी रूलिंग इनको ट्राइब्यूनल में इनके इनके लिए मिली थी रूलिंग्स, इनके बेसिकली वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट थी। तो वो जीते थे ट्राइब्यूनल में, और बहुत ट्राइब्यूनल्स में जीते थे। और अब वो हाई कोर्ट में हारे हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा है और इतने लोग अफेक्टेड हैं। तो हमें पूरा लगता है कि ये जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है वो देखना पड़ेगा, बट जब भी फैसला करेगा इंटरेस्ट और कई सालों बाद तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो अ, अब तो वो ठीक ही कर रहे होंगे, बट अब वो जो लड़ाई जो पुरानी चल रही है वो तो जी जरूर जाएगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काटा नहीं ना जी, काटा नहीं। अब तो अपनी जेब से जाएगा। हाँ, ये दिक्कत हो गई है। तो एक और राहत की खबर है, तो वहीं दूसरी ओर चिंता बढ़ाने वाली खबर भी है। आईबीबीआई में हुए संशोधन ने एक और जहां घर खरीदारों के हाथ मजबूत किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईडीसी में जारी टीडीएस ने बिल्डरों को चिंता में डाल दिया है। अब डर है कि बिल्डरों की चिंता के भुक्तभोगी आम घर खरीदार ना हो जाएं। जाहिर तौर पर यह मामला सर्वोच्च अदालत में जाता दिख रहा है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में होगी मुलाकात किसी और अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।